Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है दोस्तों आप सभी का माइनिंग अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस नए वीडियो में हम आपको नई जानकारी से रूबरू कराने वाले हैं। यह जानकारी माइनिंग के छात्रों के लिए है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि माइनिंग के लिए अपने को ज़रूरी होता है जीटी का सर्टिफिकेट। तो मैंने जीटी का फॉर्म कैसे भरते हैं इसके लिए मैंने वीडियो बनाया था, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है। जिसको गैस का फॉर्म भरना होगा आप वो वीडियो देख के गैस का फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। तो गैस के फॉर्म भरते समय आप लोग को सभी सावधानियां बरतनी होगी। तो कई लोगों ने मेरे से कुछ कमेंट करके भी पूछा भी, जिसका मैंने जवाब भी दिया। ये है उनके पूरे नाम। और कईयों ने बताया कि अब इसके प्रिपरेशन के लिए हम क्या करें, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या तैयारी करें। तो उसी के संबंध में ये वीडियो है। छोटा सा वीडियो है दोस्तों, बस 10 मिनट में आपको मैं बता दूंगा कि क्या पढ़ना है। आपको ईजिली बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है, कि आपको माइंड में अपना स्ट्रेस नहीं लेना है। एक भी बिल्कुल नॉर्मली पढ़ के जाना है। और आपका एग्ज़ाम जो होगा वही आपका ये फरवरी 2020 में 2021 में होगा। तो बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आसानी से आपका निकल जाएगा। आप अच्छे से पढ़िएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू से करने से पहले जिन किसी ने अभी तक माइनिंग अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गैस का फॉर्म भरते हैं तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है आप आगे क्या पढ़ें, क्या पूछने वाले। एक तो ओरल एग्ज़ाम होता है तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, आप सभी के पास एक बुक ये होगी अवश्य रूप में। खान की गैस व गैस टेस्टिंग एलसी काकू की बुक है ये बुक आप लोगों के पास होगी। जनरली इसी से सब पूछता है। और एक आपको क्या करना है, एक आपको ये सीएमआर जो कि बहुत ही ज़रूरी है माइनिंग में कुछ भी करने के लिए। सीएमआर तो ज़रूरी है। इसके कुछ रेगुलेशंस है जो कि मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से रेगुलेशंस आपको पढ़ने पढ़ने हैं। और ये गैस टेस्टिंग की जो बुक है इससे आपको क्या पढ़ना है ये भी हम बताएंगे आपको। तो जनरली होता है क्या है कि केवल दो एग्जामिनर होते हैं जो कि एग्ज़ाम लेते हैं अपना। तो पहले हम रेगुलेशन देख लेते हैं कौन कौन से रेगुलेशन अपने को पढ़ने हैं। सबसे पहले रेगुलेशन अपने को पढ़ने हैं 153 स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जनरली होता क्या है कि हम लोग वो सब जानते हैं कि हम लोग वही गैस की बुक से पढ़ के आए हैं। तो बस वही वही सब पूछेंगे। पर एग्जामिनर तो अपने भैया एग्जामिनर है, वो और ज़्यादा होशियार है। तो वो करते क्या है कि वो कुछ तो असेंबल डिसम्बल के बाद वो आ जाते हैं सीधे सीएमआर पे। सीएमआर पे कॉमन वो क्या पूछते हैं, सीएमआर जो आपसे वो पूछेंगे तो कॉमन आपसे ये पूछेंगे रेगुलेशन 153 स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन। तो स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन क्या है ये आपको नॉर्मली आपको पता ही चल जाएगा जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे। जैसे इसमें लिखा है, पहला इसका टॉपिक है स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन का फर्स्ट नंबर है कि प्रत्येक खान के मालिक, एजेंट व मैनेजर का यह कर्तव्य हो गया कि वह ऐसे आवश्यक कदम उठाए कि खान के सब भूमिगत भागों में जिन्हें सील नहीं किया गया हो लगातार यथेष्ट यानी एडिक्वेट वेंटिलेशन वहां तक पहुंचे। यानी वायु के जिससे वहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं वर्कर्स उनको सांस लेने में दिक्कत ना हो, या कि वहाँ पे जो क्या कहते हैं नॉक्सियस गैस हो या कि इनफ्लेमेबल गैस हो उनको दूर किया जा सके और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन अपने को मिले, जिससे हम वहाँ पे वर्क करने में कोई कठिनाई ना हो। दूसरा क्या है, सब रेगुलेशन 1 में बताए गए यथेष्ट वेंटिलेशन के उद्देश्य पूर्ति के लिए मालिक, एजेंट या मैनेजर यह सुनिश्चित करेगा कि, देखते हैं क्या क्या सुनिश्चित करेगा, कि प्रत्येक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी शिफ्ट में, जो प्रत्येक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी शिफ्ट में के प्रति व्यक्ति पर, यानी हर व्यक्ति पर प्रति व्यक्ति पर 6 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट के हिसाब से या प्रति टन दैनिक उत्पादन पर, जितना उसका एक दिन का उत्पादन होगा उसका प्रति टन दैनिक उत्पादन पर 2.5 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट के हिसाब से दोनों में से जो अधिक हो, यानी दोनों को देखेगा जिसमें से जो अधिक हो उतनी हवा डिस्ट्रिक्ट के आखिरी वेंटिलेशन सेक्शन में, यानी डिस्ट्रिक्ट की अंतिम गैलरी में पहुंचना हवा उतनी पहुंचानी होगी। दूसरा क्या है, खान के प्रत्येक स्थान पर जहां लोग काम करते हैं काम करना है या लोग काम करते हैं या कि गुजरते हैं वहां ऑक्सीजन कम से कम 19% से कम ना हो और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसकी
वैल्यू 0.5% से अधिक ना हो, कोई भी नॉक्सियस हानिकारक गैस इतनी मात्रा में मौजूद ना हो कि व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़े जिससे उसको इफेक्ट हो। सी नंबर इसे क्या है, ज्वलनशील गैस की मात्रा किसी भी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट की रिटर्न हवा के जनरल बॉडी ऑफ एयर में 0.7.5 से अधिक ना हो और खान के किसी भी स्थान पर 1.25% से अधिक ना हो। डी नंबर इसी का है, किसी भी कार्यस्थल पर वेट बल्ब टेम्परेचर 30.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना हो, वहां ऐसी व्यवस्था की जाए कि हवा से कम 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से बहे। ई इस रेगुलेशन के खंड बी, सी व डी का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रति 30 दिन में कम से कम एक बार हवा का सैंपल लिया जाए। ये जनरली है, हवा का सैंपल लिया ही जाता है। तो ये था। अब इसके बाद इसका इसी का थर्ड पॉइंट है, प्रत्येक खान में सब रेगुलेशन 2 के अधीन वायु संचार उपयुक्त यांत्रिक पंखे यानी सुटेबल मैकेनिकल वेंटिलेटर का द्वारा उत्पन्न किया जाएगा, वायु संचार का जो होगा। और चौथा है, किसी विशेष खान या भाग के संबंध में यदि रीजनल इंस्पेक्टर की यह राय हो कि वेंटिलेशन यानी एडिक्वेट नहीं है, तो वह लिखित आदेश द्वारा ऐसे यानी मैकेनिकल एग्जॉस्ट लगाएगा, एग्जॉस्ट फैन जो होते हैं बैठाने ठीक करने को कह सकेगा, ये खान एसिस्ट वेंटिलेशन उत्पन्न करेगा। तो ये 153 रेगुलेशन जो है, जो कि लगभग पूछ ही लेता है, हर किसी से सवाल में यही पूछता है कि स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन क्या है, कौन से रेगुलेशन में आता है, ये पूछ लेता है। दूसरा इसी से संबंध रखता है अपने गैस के एग्जाम से, रेगुलेशन जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। रेगुलेशन नंबर 179 सेफ्टी लैंपों की देखभाल और जांच, मेंटेनेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ सेफ्टी लैंप्स, यानी रेगुलेशन नंबर 179 हो गया, 180 हो गया, 181 हो गया और 182। यानी आपको केवल 4-5 रेगुलेशन 153 79 से 182 तक के, ये बहुत ही ज़रूरी रेगुलेशन है, लगभग इन्हीं से पूरा पूछता है। इसमें क्या है कि अपने पूरा लैम्प से रिलेटेड है और जीटी के एग्ज़ाम से रिलेटेड है, इसलिए आता है। वो रेगुलेशन 179 में आते हैं। तो सेफ्टी लैम्प की देखभाल और जांच, मेंटेनेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ सेफ्टी लैम्प, इसका जो पहला टॉपिक यानी बिंदु है, वह खान में काम करने वाले सेफ्टी लैंपों को ठीक ठाक देखभाल सुनिश्चित करने के लिए सब रेगुलेशन 2 से 7 लागू होंगे। 2 नंबर क्या है, इस काम के लिए नियुक्त सक्षम व्यक्ति लैंप इशू होने से पहले उसे साफ करेगा, उनके विक को सीधा काटेगा, लैंप की जांच करेगा, उनमें ताला ठीक से बंद करेगा। ऐसी कोई भी लैंप काम के लिए इशू नहीं की जाएगी जो सुरक्षित काम की हालत में में वह ठीक से ताला लगा हुआ ना हो। इसी का तीसरा नंबर है, भूमिगत भाग में काम के लिए लैंप ले जाने से तुरंत पहले इस काम के लिए नियुक्त सक्षम व्यक्ति प्रत्येक सेफ्टी लैंप की सरफेस पर जांच करेगा। वहां जहां तक संभव हो लैंप की बाहरी जांच करके आश्वस्त हो लेगा कि लैंप सुरक्षित चालू हालत में है और ठीक से ताला बंद हो। फिर इसी तरह आगे जब आएंगे तो रेगुलेशन आ जाएगा 180, लैंप का प्रयोग अपने को कैसे करना है, यूज़ ऑफ सेफ्टी लैंप, ये पूछ ही लेता है लगभग। इसमें है प्रत्येक सेफ्टी लैंप एक नंबर दिया जाएगा तथा और जब तक लैंप प्रयोग में रहता है तब तक उसका नंबर साफ साफ पढ़े जाने लायक होगा, यानी उसमें जो कोड लिखा रहता है लैंप का सीरियल नंबर वगैरह जो कि हर माइल्स के हिसाब से अपना होता है, वो मिटा हुआ ना हो, देख लीजिएगा। दूसरा क्या है, इस काम के लिए नियुक्त किया गया सक्षम व्यक्ति लैंप रूम में इशू किए गए और जमा हुए लैंपों का सही लेखा जोखा रखेगा। जैसे ही आप यानी खदान में जाते होंगे, जब आप व्यक्ति इशू कराते हैं तो वो तत्काल जो होता है लैंप रूम इंचार्ज होता है, वो रजिस्टर में अपने लैंप का नाम लिखता है, लैंप लिखता है, लैंप का नंबर लिखता है और इशू डेट लिखता है और टाइम लिखता है, और जब आप जमा करेंगे तब उसका टाइम लिखेगा। तो ये पूरा दर्ज करेगा वो। कोई भी व्यक्ति यदि उसे दिए गए लैंप के बदले कोई अन्य लैंप जमा करता है तो वह लैंप बदलने का कारण और परिस्थिति बताएगी। यदि आप कोई लैंप ले गए, नीचे ले गए, कुछ कोई गड़बड़ी आ गई, मान लीजिए बत्ती आपकी बैटरी डिस्चार्ज है या कुछ भी हो जाता है, तो आप ये दूसरे से बदलते तो आपको पूरा उसको वहाँ पे बताना होगा, पूरा आपको जानकारी देनी होगी उसको। कोई भी अनाधिकृत
व्यक्ति लैंप रूम से कोई सेफ्टी लैंप स्वयं नहीं लेगा, किसी को नहीं देगा। यानी आप ऐसे ही जाके लैंप से, बिना अधिकृत व्यक्ति हैं तो आप, यानी ऑफिशियल व्यक्ति नहीं है तो आप लैंप जाके ऐसे ही नहीं ले सकते बिना परमिशन के। प्रत्येक व्यक्ति लैंप मिलने पर यह देखेगा कि वह पूरी और सही हालत में हो है कि नहीं। यदि उसमें कोई दोष मिले तुरंत लैंप रूम में लौटा देगा। यदि आप लैंप ले जा रहे हैं, यदि वो लैंप की बैटरी डिस्चार्ज है कि फूटा उठा है, तो आप तत्काल उस लैंप को नहीं लेंगे, या कि लिया है तो तत्काल आप उसको जाके उसकी शिकायत करेंगे, उसको वापस करेंगे, दूसरा लैंप लेंगे। कोई व्यक्ति जानबूझकर सेफ्टी लैंप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना उसे गलत तरीके से काम में लेगा, या ताला लैंप खोलेगा नहीं, खोलने की कोशिश भी नहीं करेगा। एंड उसका जो लॉक होता है उसको आपको खोलना नहीं है, या कि उसको पटकना है कि आप पटक के फोड़ो उसको, कुछ भी नहीं करना है ऐसा। जब किसी व्यक्ति या सेफ्टी लैंप खराब हो जाए तो वह तुरंत सावधानी से उसकी लौ बुझा देगा। ये सबसे ज़रूरी है दोस्तों। यदि आपसे लैंप कुछ गड़बड़ होता है तो सबसे पहले आप उसकी लौ तो बुझा देना, नहीं तो बहुत रिस्की हो जाता है, और इसकी खबर सीधे आपको पदाधिकारी को देनी है। 181 इसी का रेगुलेशन है, सेफ्टी लैंपों की देखभाल व मरम्मत, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ सेफ्टी लैंप। इसका पहला वो है कि प्रत्येक सेफ्टी लैंप ठीक से जोड़ा जाएगा और अच्छी हालत में रखा जाएगा। यदि कोई लैंप दोषयुक्त क्षतिग्रस्त पाया जाता है तो वह तब तक प्रयोग के लिए इशू नहीं किया जाएगा जब तक कि उसमें दोष रहित न हो जाए। दूसरा क्या है, यदि किसी फ्लेम सेफ्टी लैंप की जाली या तार टूट जाता है या जल जाता है तो जाली को फिर काम में लाने के लिए रिपेयर नहीं किया जाएगा, यानी नई जाली लगाई जाएगी, उस जाली को रिपेयर नहीं किया जाएगा। टूटी हुई खराब जालियाँ, कांच और सेफ्टी लैंप के अन्य खराब भाग लैंप रूम में जमा नहीं किए जाएंगे। सेफ्टी लैंप का कांच, बिजली, सेफ्टी बत्ती का बल्ब बदलना हो तो चीफ इंस्पेक्टर द्वारा समय समय पर साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट प्रकार के कांच या बल्ब के सिवा कोई अन्य कांच या बल्ब नहीं लगाया जाएगा। और इसी तरह है। फिर इसके बाद आता है 182, सेफ्टी लैंप रूम में क्या क्या सावधानियां हैं रखनी चाहिए। तो कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति सेफ्टी लैंप में प्रवेश नहीं कर सकता है। जहाँ सेफ्टी लैंप में पेट्रोल, बेंजोल या अन्य अत्यधिक वाष्पशील हवा में उड़ने वाला स्प्रिट काम में लिया जा सकता है, वहाँ निम्नलिखित सावधानियां बरती जाएंगी। लैंप साफ करने, फिट करने, उनमें तेल भरने का काम एक अलग रूम में किया जाएगा। ऐसे रूम में केवल उतना ही तेल रखा जाएगा जितना एक दिन में खपत हो। जिस टेबल पर लैंप या साफ या फिट किए जाते हैं या उनमें तेल भरा जाता है उस पर इंटरनल रिलाइटर खोलने, साफ करने, रिपेयर करने या फिर फिट करने का काम नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी रेगुलेशन। और इसके बाद यदि हम आते हैं गैस टेस्टिंग की बुक में, तो जो ये बुक है गैस टेस्टिंग की, ये ये गैस टेस्टिंग की जो बुक है, इसमें जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरी लैंप की पूरी जानकारी पता चल जाएगी। ये अब मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा मैं लैंप के असेंबलिंग और डिसेंबलिंग का पूरा पार्ट्स का, उसके एक पार्ट्स, क्या जाली, कितनी जाली होती है, कितने गेज होते हैं, कांच काहे का होता है, तेल कौन सा डाला जाता है, इस सब के बारे में मैं आपको वीडियो में एक ज़रूर बताऊंगा जिसमें लैंप के असेंबल और डिसेंबल के बारे में पूरा रहेगा। तो दोस्तों इससे आपको क्या होगा कि इस वीडियो से वैसे रेगुलेशन की जानकारी मिल जाएगी, और उस वीडियो से आपको लैंप के असेंबल और डिसेंबल की छोटे छोटे पार्ट्स की क्या पार्ट्स होते हैं पूरा आपको मैं बता दूंगा, तो जिससे आपका गैस का एग्ज़ाम बिल्कुल पूरी तैयारी हो जाएगी और आपका गैस का एग्ज़ाम इजीली निकल जाएगा। और दोस्तों हफ्ते में अब 2 से 3 वीडियो आएंगे जिसमें आपको रेगुलेशन के बारे में बताया जाएगा। तो वो बहुत दिन से मैंने बंद कर रखा था रेगुलेशन के बारे में। तो आपको मैं एक वीडियो में लगभग 8 से 10 रेगुलेशनों के बारे में बताऊंगा। हफ्ते में 2 से 3 वीडियो में आप मैं रेगुलेशन के बारे में डालूंगा। बहुत दिन से मैंने वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ दोस्तों, कुछ पर्सनल इशू के कारण मैं बना नहीं पा रहा था। तो अब रेगुलर रहेगा ये वीडियो। सो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे हमारा चैनल बन पाए। अभी तो छोटा चैनल है, उठ रहा है धीरे धीरे। जो भी दिक्कत होगी बताइएगा दोस्तों। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।